सी कांग्रेस। तो पहले सीधे से कुछ फैक्ट्स लिख लो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास, तो लिखिएगा कुछ फैक्ट सीधा। सर ये आप हिस्ट्री में लिखवा रहे हो क्या? आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। अच्छा, मतलब हिस्ट्री। मैंने करंट अफेयर्स एक नहीं कर रहे हैं। सेकंड। अच्छा। करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इसमें हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो पहले इसको कवर अप करेंगे। नहीं सर, इसमें तो नहीं लिखवाया आपने। हाँ तो इसके पहले का जो हम लोगों ने किया था वो ये किया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी, यस सर। है ना। ये करेंगे। आईएनसी हेडिंग डालिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जिसको हम लोग हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ डेट्स, सीधे सीधे कुछ फैक्ट्स लिख लो, फिर उसकी मैं कहानी बता दूंगा कैसे आते हो। पहला एक डेट लिखिएगा 28 दिसंबर 1885। दूसरा फैक्ट लिखिएगा एलन ऑक्टेव ह्यूम, एलन ऑक्टेव ह्यूम। सेकंड फैक्ट लिखिएगा एलन ऑक्टेव ह्यूम। देन उसके बाद थर्ड फैक्ट लिखिएगा सर बॉम्बे। स्पेलिंग बता दीजिए। एलन, ALLEN, एलन ऑक्टेवियन, OCTA करके, ऑक्टेवियन, VIAN, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, HUME, ह्यूम। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखो बॉम्बे एंड मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द बॉम्बे एंड राइट इट डाउन। गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, संस्कृत स्कूल, संस्कृत स्कूल। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। तो पहला पॉइंट किया 28 दिसंबर 1885, एलन एक्टिव ह्यूम, बॉम्बे गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो पुणे। अब पूरा कहानी बताता हूँ कैसे है। पुणे, ठीक है, पुणे। अब कहाँ बॉम्बे कहाँ पुणे, बट अभी कहानी समझेंगे क्या है। पुणे। और इनिशियल मेंबर्स लिखो, इनिशियल मेंबर्स, इनिशियल मेंबर्स 75, इनिशियल मेंबर्स 75। एंड अगला पॉइंट बना के इंपॉर्टेंट मेंबर्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स, और इंपॉर्टेंट मेंबर्स डाल के नाम लिखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम। पहला नाम लिखिएगा दादा भाई नेहरूजी। एक्सक्यूज मी सर, ये हिस्ट्री पार्ट है या जीके? सबको कंफ्यूजन इसी क्योंकि बात मेरा का भी था कि हम लोग, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग पहले करंट अफेयर्स ही करते हैं हमेशा। ये हम लोग मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं, आधुनिक भारत। ठीक है, ओके सर, तो ठीक है सर। इंपॉर्टेंट मेंबर लिखिए दादा भाई नेहरूजी। फिर उसके बाद फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। देन उसके बाद K.T. तेलंग, K.T. तेलंग, TAI करके LANG, तेलंग, KT तेलंग। देन एक और मेंबर बड़े इंपॉर्टेंट थे, S सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, S सुब्रमण्यम। और एक और नाम लिखिए राघवचारी, राघव, राघवचारी। ठीक है, एक और नाम लिखिएगा राघवचारी, राघवचारी, राघवचारी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कहानी के तौर से समझते हैं कि 1885 तक आते आते आपको एक इमेजिनेशन करनी है कि हमारे यहाँ कई ऐसे जो इलाइट क्लास के लोग थे, जैसे कि आपके जमींदारों के जो बच्चे थे, या जो इलाइट क्लास के लोग थे जो बहुत अमीर हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को यूरोप पढ़ने लिखने के लिए भेजा करते थे। तो इनके जो बच्चे थे, 1885 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोप में गए, अमेरिका में गए, साउथ अमेरिका में गए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां से पढ़ लिख के जब वापस आए, तो ये लोग वो लोग थे जो मेट्रो सिटी में रहा करते थे। ठीक है, तो अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करूं, अगर आप आज के साथ इसको कंपेयर करेंगे मेट्रो सिटी को, तो आज तो आपकी लगभग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ हैं, लेकिन उस समय चार ही मेट्रो सिटीज़ को माना जाता था। दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया और बॉम्बे हो गया। ठीक है, और भी थी बट ये चार मेन मेट्रो सिटी थी। तो इन चार जगहों पर खास तौर पे कलकत्ता में यानी बंगाल के एरिया में जो अवेयरनेस थी इन एलाइट क्लास के लोगों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये जो आपके एलन ऑक्टेव ह्यूम साहब थे, ये एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड आपके आईसीएस ऑफिसर थे। तो इन्होंने जो है
ये एक आइडिया दिया कि भाई इससे पहले जो ये अवेयरनेस है जो कि ये लोग एलाइट क्लास के लोग जो हैं बाहर से पढ़ लिख कर आ रहे हैं और कॉमन मैन को बताएं, इनके इनको इनको पॉलिटिकली, इनको सोशली, इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या करें, प्रोवोक करें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स या अपने राइट्स के बारे में। तो ऐसा करो, इनका एक ग्रुप बना दो जो साल में एक बार मिले और जो इनकी डिमांड्स हैं, जो ये लोग एलाइट क्लास के लोग रहते हैं कि भाई पर्टिकुलर इनके कॉलोनीज में जो जो चीज़ें इनको चाहिए या जो इनकी डिमांड्स हैं वो हम लोग मान लिया करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका एक सिस्टम बनाया गया था। तो ब्रिटिशर्स ने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के पीछे जो उनका मकसद था वो ये था कि जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में ना पहुंचे। दूसरा, ये एलाइट क्लास हमेशा एक मीडिएटर के तरह काम करे बिटवीन द कॉमन मैन, जो कि अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जिनको नहीं पता, और हमारे के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं। खैर ये जो कहानी है प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है, लेकिन एक समझाने के लिए, एक फीडबैक बनाने के लिए मैं आपको सुना रहा हूँ ये कहानी। तो एलन ऑक्टेव ह्यूम और डफरिन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके मतलब उनके दिमाग से ये चीज जो है बनाई गई, और इसकी जो मीटिंग है पहली बार कहाँ करवाई गई, बॉम्बे में करवाई गई। ठीक है, और तारीख जो थी आपकी 28 दिसंबर 1885 थी। तो एक पहला पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है कि तारीख कौन सी थी, किसका ये चाइल्ड था, ब्रेन चाइल्ड था, एलन ऑक्टेव ह्यूम का था। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है बॉम्बे, बॉम्बे में कहाँ पर हुई, तो गोकुल दास आपका तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। अब फिर मैंने आप लोगों को ये नाम पुणे लिखवाया, तो हुआ ये था कि पहले ये जो मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग आईएनसी की, ये पुणे में होनी थी। बट पुणे में क्या हो गया, प्लेग आपका स्प्रेड हो गया। तो जब प्लेग स्प्रेड हुआ तो बहुत बुरी तरीके से वहां पे पेंडेमिक जो है या एपिडेमिक जो है फैलनी शुरू हो गई, महामारी फैलनी शुरू हो गई। तो ये तय किया कि अब ये पुणे में ना करके इन्होंने फिर कहाँ करवाया, बॉम्बे में करवाया। यही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कई बार कि आईएनसी का पहला सेशन कहाँ होना था, 4 ऑप्शन होंगे तो टिक करके आना पुणे, क्योंकि बॉम्बे में हुआ था, होना कहाँ था, पुणे में हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि किस वजह से पुणे में नहीं हो पाया, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा प्लेग की वजह से पुणे में नहीं हो गया। इनिशियली जो है इसमें आपके 75 मेंबर थे, कई कई बुक्स में आपका 72 भी लिखा होता है, इसलिए दोनों फिगर लिख लो, 75 72 मेंबर्स लिखा होता है। और ये इसके क्या थे, आपके इनिशियल मेंबर्स थे, जो जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स माने जाते थे। ठीक, अब अगला लिखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव्स आता है कि ये किस ऑब्जेक्टिव से बनाई गई थी। फटाफट लिखो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स। इसमें लिखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, टू रेज सोशल इश्यूज, टू रेज सोशल इश्यूज। ठीक है, टू रेज सोशल इश्यूज। तो एज यूजुअल है कि टू रेज सोशल इश्यूज इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये आपको मान के चलना है, टू रेज सोशल इश्यूज। आगे लिखना तो लिख दो इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। देन सेकंड लिखिए पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, सिंपल, किसके लिए, जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसके बीच में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाना। जबकि ब्रिटिशर्स ये चाहते नहीं थे, तो ठीक उल्टा ही हो गया इनके साथ, पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस। देन उसके बाद अगला लिखिएगा, थर्ड जो इनका ऑब्जेक्टिव था, प्रमोट, प्रमोट नेशनलिज्म एंड यूनिटी, प्रमोट नेशनलिज्म। शॉर्ट में लिखो, आपको याद रहेगा, प्रमोट नेशनलिज्म एंड यूनिटी। क्वेश्चन इसके एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं कि इनमें से आपका आईएनसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था। प्रमोट नेशनलिज्म एंड यूनिटी, नेशनलिज्म एंड यूनिटी। देन अगला लिखिए, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। फिर एक और ऑब्जेक्टिव लिखिए, टू रेज द डिमांड ऑफ कॉमन मैन इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो शॉर्ट में लिख दो, टू रेज द डिमांड्स, टू रेज द डिमांड्स। इसकी डिमांड भाई कॉमन मैन की। शॉर्ट में लिखना तो लिख दीजिए, आप लोग याद रहेगा रिवीजन करते समय, टू रेज द डिमांड्स, रेज द डिमांड्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक आपको याद रखने हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब अगला जो ये क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, इनके
सेशंस, उस समय कौन उस सेशन का प्रेसिडेंट था, सारे के हमने नहीं पढ़ने, जो एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, एक एक क्वेश्चन करके आपको कलेक्शन अपना बढ़ाना है। और थर्ड आपका पूछते हैं कि उसका उस सेशन का आउटकम क्या था। ये मैंने देखा है हर बार एग्जाम में पूछा गया। तो आपने यहाँ से कॉलम क्रिएट करना है। सबसे पहले कॉलम में लिखिएगा ईयर, ठीक है, सबसे पहले कॉलम में लिखिए ईयर, उसके बाद आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और उसके बाद आपका प्लेस, ठीक है, और फोर्थ कॉलम में आपका आउटकम। बहुत आसान है। अभी साथ ही साथ कोशिश करना कि लिखते लिखते आपको याद हो जाए कि दोबारा रिवीजन जो है 10 दिन में एक बार करो इसका, ठीक है। आउटकम, अच्छा पहले बता दूं कि सिलेबस को कल मैं डिस्कस भी कर रहा था, उसमें लाइव सेशन में कर भी रहा था, कई क्वेश्चंस भी आ रहे थे मेरे पास मैसेज में कि आपका अगर आप सिलेबस को उठा के देखो तो सिलेबस में जो है कहीं भी वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ड नहीं दे रखा है, ठीक है। अभी आप देखना पीडीएफ फाइल खोल के कि कहीं टोटल आपके 10 टॉपिक है, 10 में से 4 टॉपिक तो दे रखे हैं जीएस के, और 5वां टॉपिक दे रखा है करंट अफेयर्स, और बाकी के 6, 7, 8, 9, 10 पूरा उत्तराखंड दे रखा है, ठीक है। लेकिन पहले बता दे रहा हूँ उत्तराखंड 50 क्वेश्चन नहीं आने वाले, वही 20-25 क्वेश्चन आएंगे, और जितना मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ बस उतना पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है लेकिन हमने करनी है, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है लेकिन हमने करनी है, डिटेल में करनी है, और आपका इसमें इन्वायरमेंट भी सिलेबस में नहीं दे रखा है लेकिन हमने करना है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखना इन्वायरमेंट से ही आपके आते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो प्रेसिडेंट हो गया और आपका आउटकम हो गया। तो सबसे पहला ईयर लिख लो भाई, जो पहले ही सेशन था आपका 1885 का, इसका लिखिएगा WC बनर्जी, WC बनर्जी, WC बनर्जी। ये सेशन अभी हमने पढ़ाई डिस्कस किया था, कहां पर हुआ था आपका, बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में। और इसका जो आउटकम है वो आप लिख लीजिए, आउटकम क्या था, इसका आउटकम लिखिएगा demanded to conduct the exam of ICS in India, demanded to conduct the exam of ICS in India, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये पहले जो एग्जाम हुआ करता था, मतलब 1885 तक आप कह सकते हो, उसके बाद भी होता रहा, बहुत बाद में लोगों ने इंडिया में करवाया। ये आपका लंदन में हुआ करता था, तो जो बहुत इलाइट क्लास के लोग हुआ करते थे वही एग्जाम देने आपके लंदन जाया करते थे। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि भाई इसका जो एग्जाम है वो आपको भारत में भी कराना चाहिए, ठीक है, कंडक्टेड एग्जाम ऑफ आईसीएस इन इंडिया, ठीक। ये इसके पॉइंट्स हो गए। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिएगा सेकंड आपका ये आ सकता है, मुझे लग रहा है 1886, 1886। ये लिखिएगा दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है, दादा भाई नेहरूजी। और ये सेशन आपका हुआ था कोलकाता में। कोशिश करो कि लिखते लिखते ये आपको एक बार में थोड़ा थोड़ा याद हो जाए, और ये एक ऐसी चीज है जिसको हर 10 दिन में एक बार उठाना, ठीक है। एग्जाम से पहले, मतलब एग्जाम तो 17 दिसंबर को आपको है, लेकिन उससे पहले हर 10 दिन में एक बार इसको आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा इसमें लिखिए आउटकम में क्या था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा डिटेल में, बट यहाँ रटाफिकेशन कर लो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से आता है कि इन विच सेशन द कांग्रेस पार्टी डिमांडेड अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो आपने टिक कर देना है इन कोलकाता सेशन, या उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नेहरूजी। देन अगला लिखिएगा 1887, अभी थोड़ा सा कंटिन्यू में रहेगा लेकिन बीच में ब्लैंक, मतलब बीच में हमने सेशन नहीं करना है। 1887, 1887 ये लिखेगा बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन, डबल DIN करना, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सेशन जो है वो आपका मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास। आउटकम में यहां से आउटकम लिखिएगा, पहला आउटकम ऐसे पॉइंट बनाकर, फर्स्ट मुस्लिम बिकम्स द प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम, या पूरी लैंग्वेज बनाओगे तो बहुत लंबी लैंग्वेज बनेगी कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री या इन कांग्रेस हिस्ट्री एनी मुस्लिम बिकम द हिस्ट्री, तो शॉर्ट में बना के लिख दो, फर्स्ट मुस्लिम बिकम्स द प्रेसिडेंट।
क्वेश्चन यहीं से आता है पहला कि किस सेशन में आपके आईएनसी के एक मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट बना था, तो आपने टिक करना है मद्रास सेशन, या किस ईयर में पूछ सकते हैं, या कौन सा पहला मुस्लिम था जो आपका आईएनसी का प्रेसिडेंट बना, तो बदरुद्दीन तैयब जी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, स्पीचेस गिवन इन तमिल, स्पीचेस गिवन इन तमिल, ठीक है। जो भी स्पोक्स पर्सन वहां पे आए सेशन में, एस कि भाई जब कोई सेशन इतना बड़ा होता है तो लोग बोलते हैं, G20 हुआ आपने देखा कि सब नेताओं ने या हमारे मोदी साहब ने बोला, तो जो भी स्पीचेज वहां पे हुई वो किस में हुई, आपकी तमिल में आपकी हुई, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं। और थर्ड आउटकम लिखो, जो थर्ड आउटकम था इस मद्रास सेशन का, वो लिखिएगा अमेंडमेंट इन दी आर्म्स एक्ट, अमेंडमेंट इन दी आर्म्स एक्ट, ठीक है। बस ये आपको रटाफिकेशन मारना है। 3 आपके आउटकम थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट, स्पीचेज इन तमिल एंड अमेंडमेंट इन दी आर्म्स एक्ट। बस ये आपको रटाफिकेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, इसमें पहले ही पूछा था कि मुस्लिम के बारे में पूछते हैं कि भाई मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका देखते हैं 1888, 1888 इसमें लिखिएगा जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। और ये लिखिएगा सेशन कहां पर हुआ था, अब तो उसका नाम चेंज हो गया, इलाहाबाद, आपका इलाहाबाद। और इसमें आप लिखेंगे क्या, इंग्लिश बिकम द प्रेसिडेंट, पहली बार कोई जो इंग्लिश था यानी कि ब्रिटिशर्स था वो आपका प्रेसिडेंट बना था, इंग्लिश बिकम द प्रेसिडेंट। सेकेंड आउटकम लिखेंगे स्पीचेस इन हिंदी, इसमें जो स्पीचेस दी गई थी वो हिंदी में दी गई थी, स्पीचेस इन हिंदी। थर्ड आउटकम लिखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है क्या, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की ब्रिटिशर्स से कि भाई भारत में भी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है जो कि सिर्फ ब्रिटेन में हुआ करती थी, इन्होंने बोला कि यहाँ पे भी आप सिविल इंजीनियरिंग जो है वो शुरू करिए, और भी जो आपके टेक्निकल एजुकेशन से ITI हो गया, वो सब चीज़ें भारतीयों को भी आप सिखाइए, ठीक है। ये उन्होंने डिमांड रखी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है आपके एग्जाम में कि किस सेशन में पहली बार टेक्निकल एजुकेशन की बात बोली गई थी, तो भाई आपने टिक करना है इलाहाबाद सेशन में, और उसका प्रेसिडेंट आपके जॉर्ज यूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, ये भी एक थोड़ा सा आ सकता है क्वांटिटी में, 1889 इसका लिखिएगा विलियम, खाली विलियम ही लिख दो बहुत है, विलियम। ये सेशन आपका बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में। और इस सेशन की खासियत या आउटकम जो है वो लिख लीजिए, फर्स्ट टाइम फीमेल पार्टिसिपेटेड इन दी सेशन, ये आ सकता है शायद, फर्स्ट टाइम फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन दी सेशन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि वो कौन सा सेशन था जिसमें पहली बार आईएनसी में फीमेल्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो टिक करके आना बॉम्बे, या ईयर पूछ सकते हैं तो आपने टिक करना है 1889 से, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा 1889 से। फिर अगला लिखिएगा, नेक्स्ट आपका 1896, सीधा हम लोग जंप करेंगे 1896 में। 96 चेयरमैन लिखिएगा रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी। सेशन आपका लिखो कोलकाता, कोलकाता में आपका हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी कोलकाता। और इसमें लिखिएगा आउटकम में लिखिएगा आपका फर्स्ट आउटकम लिख लो, क्या रहा भाई इसका फर्स्ट आउटकम आपका, देखिए वंदे मातरम, आपको पता होगा नेशनल हमारा ये सॉन्ग है, वंदे मातरम, मातरम वॉज संग, ठीक है, वॉज संग इन दी सेशन, या शॉर्ट में लिख दो वॉज संग। क्वेश्चन यही आता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था और किस सेशन में गाया गया था, तो आपने कलकत्ता सेशन टिक करके आना है, और उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी, आपको टिक करके आना है, ठीक है। फर्स्ट आप कह सकते हो आउटकम तो आपका ये रहा। फिर सेकंड आउटकम लिखिएगा जो इस सेशन में आपका हुआ, देखिए नेरोजी या दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी
इन्होंने क्या दिया भाई, आपका कौन सा थ्योरी, थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रीम, वेल्थ ड्रीम। ठीक है, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे पिछले 200 सालों के अंदर जो है हमारी जो एसेट्स थी, 200 साल इसलिए बोल रहा हूं कि आप 1611 से काउंट करिएगा, 1611 से लेकर 1711, 1711 से 1811, लगभग लगभग 250-300 सालों मान के चलना, 250 साल मान के चलिए, 280 साल की वेल्थ ड्रेन थ्योरी में किस तरीके से वेल्थ जो है हमारी जो एसेट्स हैं वो ब्रिटिशर्स जो है हमारे यहाँ से ड्रेन आउट करते हुए, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो, डायमंड्स हो, यहाँ का रॉ मटेरियल हो, किस तरीके से वो अपने ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में ले गए हैं और वहां पर उन्होंने क्या शुरू किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि आपको एक और चीज इसके पैरेलल एक और थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण था, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो 18वीं सदी में आपका हुआ था, 18th सेंचुरी। और जब भी हम लोग 18th सेंचुरी वर्ड बोलते हैं यानी कि 1700 से लेकर 1800 के बीच की बात करते हैं। तो ये वही दौर था जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, मराठा भी हार चुके थे, आपके हैदराबाद हो गया, ये सब हमारे हाथ से चले गए थे, मुगल्स भी आपके डाउनफॉल में हो चुके थे। तो ये वो टेन्योर था 100 सालों का, जब यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा था, ब्रिटिशर धीरे धीरे क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे यहाँ पर, और यहाँ की जो एसेट्स थी उनको अपने ब्रिटेन में भेज रहे थे। ठीक है, तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जो हमारी वेल्थ थी तो उसको यहाँ से ड्रेन आउट किया। तो वो दादा भाई नौरोजी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से जो वेल्थ ड्रेन थ्योरी है, और भारत जो है यहाँ से पैसा जो है यहाँ से ब्रिटिशर्स ने बाहर भेजा। ठीक, ये आपका हो गया 1896 का। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा इसका जो एग्जाम में आपके आता है 1905, 1905 इसमें लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये उसके प्रेसिडेंट थे, और ये सेशन जो है वो बनारस या वाराणसी भी आप कह सकते हो, बनारस में आपका हुआ था। और इसका जो आपका आउटकम रहा, जो पहला लिखिएगा पहला पॉइंट लगा लिखो, अपोजिंग द बंगाल पार्टीशन, क्योंकि 1905 में हुआ था, अपोजिंग द बंगाल पार्टीशन, एक तो उसका इन्होंने अपोज किया। और दूसरा लिखिएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय गेव गेव द थ्योरी ऑफ, या कॉन्सेप्ट लिख लो, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह जैसे आपको पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि सत्याग्रह का मीन्स क्या हो गया, सत्य के लिए आग्रह करना, मीन्स कि वो करना, प्लीड करना, किसके लिए, ट्रुथ के लिए। अब यहाँ से दो अलग अलग हम लोग को एक डेटा मिलते हैं, एनसीईआरटी किताबों में जाएं तो एक चीज समझ में आती है कि सत्याग्रह का अगर क्वेश्चन पूछा था कि प्रैक्टिकल यूज किसने किया था सत्याग्रह का, तब तो आपने टिक करके आना है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, कहाँ पर, आपके साउथ अफ्रीका ने, और फिर उसके बाद सक्सेसफुली जो है उन्होंने यहाँ भारत में आके सत्याग्रह के क्या किए थे, आपके प्रैक्टिकल्स किए थे। ठीक, लेकिन अगर आता है कि सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट था, जो सजेशन था, वो अगर एग्जाम में पूछते हैं किसने दिया था, तो आपने साफ साफ वहां पर टिक करना है, लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, फिर अगला लिखिएगा 1906, अगला लिखिए 1906, इसमें लिखिएगा दादा भाई नौरोजी, ये आपके बने इस बार अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और इसमें लिखिएगा हुआ कहाँ पे, कोलकाता में, ये सेशन जो आपका हुआ कोलकाता में हुआ, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हुआ। और इसमें आप जो आउटकम रहा वो लिखिएगा, स्वराज बिकम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस पार्टी, स्वराज बिकम्स द ऑब्जेक्टिव, स्वराज बिकम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, स्वराज बिकम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस पार्टी।
अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्वराज का मतलब है, जो दादा भाई नौरोजी जी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ठीक है भाई, हमारी अब डिमांड जो है वो स्वराज है, तो यहाँ पे स्वराज का मतलब कहीं भी आज़ादी का मतलब नहीं था। स्वराज का मतलब था कि कुछ जगहों पर क्या मिलना चाहिए, इंडियंस को सेल्फ रूल वाला कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, चाहे वो लोकल अर्बन बॉडीज में मिले या स्टेट असेंबली में मिले या स्टेट काउंसिल में मिले, बट हमको भी यानी कि इंडियंस को भी थोड़ा बहुत जो है स्वराज का कॉन्सेप्ट यानी कि सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलना चाहिए। आज़ादी तो हमने बहुत बाद में जाके मांगी थी। अच्छा, फिर उसका लिखिए अगला आपका 1906 के बाद आपका 1907, 1907 इसमें लिखिएगा रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, और ये लिखिएगा सूरत, सूरत, और इसमें लिखिए कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड इनटू, कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, कई बार पूछा था कि भाई किस सेशन में इनका डिवीजन हुआ। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो आपके दो ग्रुप बने थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हम लोग गरम दल और नरम दल बोलते हैं, दोनों में फर्क क्या था? दोनों में कई बार फर्क पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक एक बेसिक फर्क आपको समझना है कि जो मॉडरेट्स लोग थे ये प्लीडिंग पर विश्वास रखते थे। ठीक है, प्लीडिंग का मतलब ये कहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके सामने हमको अपनी जो प्लीडिंग है, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमारे क्या राइट्स होने चाहिए, हमें क्या डिमांड करना चाहिए, हम एक फॉर्मल प्लीडिंग में ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। और मॉडरेट्स के नेताओं का ये कहना था कि जब आपका समय आएगा, जब समय किस चीज़ का, जब ब्रिटिशर्स को लगेगा कि हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए, चाहे राइट्स हो हमारे या इक्वालिटी हो, वो हमको दे देंगे। इनका मानना ये था मॉडरेट्स का। तो कह सकते हो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही झुका हुआ रुख था मॉडरेट्स लीडर्स का। इसके ठीक उल्टा आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका कहना था कि भाई अगर हम लोग ब्रिटिश सिटीजन हैं, जो कि टेक्निकली थे, कैसे थे मैंने पढ़ाया था कि जब आपका 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, और उसके बाद पूरा का पूरा आपका जो ब्रिटिश इंडिया था वो किसके अंडर में आ गया? क्वीन के अंडर में आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गया। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या हो गए? ब्रिटिश सिटीजन्स हो गए 1858 के ऑनवर्ड्स। ये एक आपको इमेजिनेशन करनी है। तो एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था कि जब हम ब्रिटिश सिटीजन बन चुके हैं 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो इक्वालिटी, जो राइट्स एक ब्रिटिश को मिलता है ब्रिटेन के अंदर, वही इक्वालिटी, वही राइट्स हमको भी मिलने चाहिए। और हम प्लीड क्यों करें? जैसे ब्रिटेन के सिटीजन अपनी डिमांड्स रखते हैं किनके सामने? अपने जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सामने रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि वी ऑल्सो हैव अ राइट टू डिमांड आर व्हाट, डिमांड आर राइट्स एंड आर, जो हमें चीज़ें चाहिए ब्रिटिशर से, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ें हो, एजुकेशन की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, वो हमको डिमांड के तौर पर रखनी चाहिए, ना कि प्लीड के तौर पे। ये एक बेसिक फर्क था किसके बीच में? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है, ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1907 के बाद लिखिएगा अगला 1908। कोई एक ही क्वेश्चन देखना यहां से आएगा इतना पढ़ने के बाद, मतलब इस जो आईएनसी कर रहे हैं 1908, इसमें लिखिएगा आपका फिर से रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, और इसमें लिखिएगा आपका मद्रास, इसमें लिखिएगा मद्रास, मद्रास, और इसमें लिखिएगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली अडॉप्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शॉर्ट में बता के लिख दो, ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जो हमारे यहाँ आज का है, ये कांग्रेस पार्टी का खुद का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। ध्रुव आज आप घर पे नहीं हो क्या? ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, मोबाइल से आप देख रहे हो क्या ध्रुव? यस सर, वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग मैंने लगा दिया है, अगर उस पर भेज दूंगा, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, तो जो छूटेगा वो देख लेना वहां से। अच्छा, ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। ठीक है अब यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है
कि किस सेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपना खुद को ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। मद्रास टिक के रहना, आपके उस समय कौन थे? रास बिहारी घोष आपके थे। ठीक है, बस और कुछ आगे नहीं बढ़ना हमने। अगला लिखिएगा 1909। 1909। अच्छा, अब यहां से एक चीज, मैंने आप लोग को बायोलॉजी के अंदर वो दे दिया था विटामिन वाला असाइनमेंट, विटामिन के केमिकल नेम्स, उसकी स्कैरसिटी होने वाली डिजीज, ये असाइनमेंट दे दिया था मैंने आप लोग को। नो सर। हाँ, नो सर। इसको लिख लो फिर, क्योंकि देखो 17 दिसंबर है, 3 महीने हमारे पास हैं, और हमको लिटरली बोलूं जो आपका पेपर है वो 10 टॉपिक देखोगे तो लगता है कि एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे, बट हमने पैटर्न यूपी पीसीएस के अपर और लोअर का हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उसी हिसाब से हमने इसको कवर अप भी करना है। तो काफी चीजें जो है ना एक सेशन में नहीं हो पाती, तो अपने एंड से जो रट्टाफिकेशन वो करते हैं ना, जो मैं आपको असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ। तो एक वो कर लेना विटामिन। तो करना क्या वहां से, ज्यादा नहीं पढ़ना डिटेल में। एक विटामिन, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और दूसरा आपका इन विटामिन के केमिकल नेम। तो एक टेबल तैयार, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तैयार करना, ठीक? डिटो किताब का मत उतारना, नहीं रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो एक तरफ आपका विटामिन, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, के हो गया, और राइट हैंड साइड पे उसके केमिकल नेम। ठीक है, एक टेबल ये तैयार करना। दूसरा, फिर से विटामिन और उसके आपके क्या सोर्सेस, फिर से टेबल तैयार करना, विटामिन और आपके उसकी स्कैरसिटी से होने वाली डिजीज। यहां से एक क्वेश्चन पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछेंगे एक या दो भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपके हो गए विटामिन और उससे होने वाली। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लिस्ट। यस सर। हाँ, तो इसमें एक तरफ डिजीज होगी, एक तरफ आपका सॉरी वायरस, डिजीज और उसके वेक्टर। वेक्टर मत भूलना, जैसे आजकल बहुत ज्यादा हमारा डेंगू, चिकनगुनिया ये सब चल रहा है, तो हमको पता है कि जो फीमेल एनोफिलीज जो आपका होता है वो उसका वेक्टर है। ठीक है, एक जो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, फिर मैंने आप लोग को वो आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने आप लोग को पिछले सेशन बोला था कि स्टूडेंट एटलस से जितने भी आपके सी हैं, चाहे वो ब्लैक सी हो, कैस्पियन सी हो, जितने भी सी हैं, उनकी लोकेशन और उनके चारों ओर जो आपकी कंट्रीज हैं, ये कर लिया था अदिति, स्तुति? यस नहीं किया? सर। कर लिया था, गुड, अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग को आवाज मेरी साफ आ रही है ना? मुझे आप लोग की आवाज थोड़ी सी लो आ रही है, चलो कोई बात नहीं। मेरी आवाज साफ आ रही है ना सबको? हाँ, तो और तीसरा चीज आपको क्या करनी है, आप लोगों ने इसको मैं एक रुक जाऊं, जो मैं आपको असाइनमेंट बता रहा हूँ ये फिजिकल ज्योग्राफी का असाइनमेंट है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी 3 पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी, एक पढ़ते हैं हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, एक हम लोग पढ़ते हैं आपका ओशनोग्राफी। ठीक है, ये पार्ट सुने थे तीनों ने, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। ठीक, तो जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है, वो इन्हीं तीनों में से एक है, और वो आपको आपकी ल्यूसेंट की जीएस की किताब में मिल जाएगा। उस किताब में से उतारना है आपको अपने नोट्स में, प्लीज उस किताब में ही मार्क मत कर देना, फिर वो बात नहीं होगी। आपको करना क्या है कि आप सबको पता है कि हमारा इक्वेटर है बिल्कुल 20 से सबसे बड़ा आपका लाइन, उसके बाद ऊपर आपका जो है क्या 23.5 पे कैंसर, ठीक, और नॉर्थ यहाँ लिख देंगे हम लोग, ऐसे ही आपका 23.5 पे आपका क्या है, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, एक पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है जो कि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो क्या कि आपका जो कैंसर है वो किन किन देशों से गुजरता है, तो वो एक लिस्ट लिख लेना, पासिस फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज और विच कंट्रीज, तो एशिया से हो गई, अफ्रीका से हो गई, आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, इस तरीके से। ऐसे ही इक्वेटर किस किस आपके देशों से गुजरता है, और आपका कैप्रिकॉन जो है वो किसके देशों से आपका गुजरता है। तो ये जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी का दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक ही असाइनमेंट कर लोगे, गॉट इट? पहला ये आपका हो गया, इट विल टेक अराउंड 20 to 30 मिनट्स। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आप करोगे वो आपका है क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट से, और वो क्वेश्चन क्या है, वो है आपका विंड्स। हमारे पूरे दुनिया में 2 तरीके की आपकी विंड्स होती हैं, एक आपकी होती है हॉट विंड्स, एक आपकी होती है कोल्ड विंड। ठीक है, हॉट विंड एंड कोल्ड विंड। ठीक, तो इनका 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको मान लो फॉर एग्जांपल चीनूक हो गया, फिहान हो गया, ठीक है, नॉर्वेस्टर हो गया, ये शायद आपने ना सुनी हो, तो ये दे देंगे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे पहला कि चीनूक क्या है,
हॉट विंड है कि कोल्ड विंड है, एक तो ये सिंपल क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके पूछ लेंगे कि चीनूक हो गया, फिहान हो गया, नॉरवेस्टर हो गया, ठीक, या ब्रिक फील्डर हो गया, ये कहाँ आपकी बहती है, लोकेशन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। या तो कंटेंट पूछ लेंगे और या तो आपसे उस पर्टिकुलर देश को पूछ लेंगे। तो एक ये आप लोग कर लेना, ठीक है, और आज ही करना, ये आजकल में। और तीसरा आपका असाइनमेंट करना है आपको, जो कि ओशनोग्राफी से होगा। ये जो दिया मैंने विंड का, ये क्लाइमेटोलॉजी से। तीसरा असाइनमेंट जो आपको करना है वो है आपका क्या, करेंट्स, ठीक है। तो करंट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है हॉट करंट और एक आपका होता है कोल्ड करंट। तो ये इनके यहां से फिजिकल ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आपके फेवरेट हैं जो आते ही आते हैं। यानी कि कैंसर किस लाइन से जा रहा है, कैप्रिकॉर्न और आपका इक्वेटर, एक दो क्वेश्चन आपके हॉट और कोल्ड विंड को लेकर, और एक और दो क्वेश्चन हॉट करंट और कोल्ड करंट को लेकर। और ये एक ऐसा चीज है कि जिसको कोशिश करना कि इन तीनों असाइनमेंट्स को किसमें कोशिश करना, करने की कोशिश क्या करना करोगे तो जो आप लोग ही अच्छा है, वो है आपका क्या, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। अब आप आपका स्टडी रूम है, तो ये तीनों जो आपके हैं इसको ड्रॉ करके अपने वॉल पे चिपका दो, या अगर नहीं है अलग से तो इसको करके एक फाइल के अंदर रखो, और अपना एक टारगेट रखो कि हफ्ते में एक बार इसको आपको लुक ऑफ करना है। तो जितनी बार देखोगे उतनी बार ये आपको याद हो जाएगा। और यकीन करना, इन तीनों से आपके मान के चलना कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से फंसते हैं। तो 4 ऐसे करके ना धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन। और अगर आप सिलेबस देखो तो वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी दे ही नहीं रखा, फिजिकल ज्योग्राफी दे ही नहीं रखा, बट आएंगे क्वेश्चन जरूर, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग, हो जाएगा भाई कल शाम तक ये, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक बार इसका आप लोग कल के शाम का जब क्लास करेंगे तो मेरे पास भी एक लिस्ट पड़ी हुई है, तो मैं आपको डिक्टेट करूंगा वो लिस्ट, उसमें से टैली करना है कि कितने आप लोग सर्च कर पाए हो, ठीक है। और जो छूट जाएंगे फिर वो कल वाली जो लिस्ट मैं आपको बोलूंगा, करंट, कोल्ड करंट, हॉट करंट, कोल्ड विंड और हॉट विंड, वो वहां से हमारा मैच आउट करके जो चीज आपको नहीं मिला होगा तो वो मैच अप कर लेंगे, ठीक है। दीदी स्तुति ध्रुव समझ में आ गया, हो जाएगा कल शाम तक, क्लास से पहले कर लेना इसको, ठीक। यस सर। चलो वापस आते हैं हम लोग, और करना मैप में ही प्लीज। अच्छा 1909 में थे हम लोग, तो 1909 का लिखिएगा, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ये प्रेसिडेंट थे हमारे। ये सेशन आपका लाहौर में हुआ था जो आज पाकिस्तान में है, और इसमें दो चीजों का आप लिख लीजिए, दो चीजें इंसिडेंट, या एक तो आउटकम था एक इंसिडेंट था आपका, वो लिखिएगा। डिमांडेड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, जो आज भारत सरकार देती है बच्चों को, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा और सॉरी रह गया था असाइनमेंट, वो है आपका रॉक्स। आप लोगों ने सुने 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा कौन सा होता है किसी को पता है तो, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक। हाँ बढ़िया। पीसीएस के एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा था, इनका बनते कैसे हैं क्या है वो बात की बात है, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना। इग्नियस के एग्जाम्पल 5-5, मेटामॉर्फिक के, और अब ये जब करोगे तो इसी के साथ लिख लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारा बल्क पीछे तैयार होता जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, फ्री प्राइमरी एजुकेशन की डिमांड की, और दूसरा लिख लो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ठीक है। चलो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म लिख दीजिए, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, अभी अपने आप कटने दो उसको फिर कनेक्शन को, ठीक है, लिखते जाओ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। ये दो चीजें हुई आपकी क्या, मिंटो 1909 में, फ्री प्राइमरी एजुकेशन जो आज आपको मिलती है, और मिंटो